दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि रूर बेसिन फ्रांस में स्थित है और यह लौह और इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा कथन है कि जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो जान लेते हैं दोस्तों, रूर बेसिन फ्रांस में नहीं बल्कि जर्मनी में स्थित है और ये बिटुमिन कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य की संज्ञा प्रदान की जाती है। कथन 2 आपका सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पिलबारा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा कथन है कि क्रिवाय राग यूक्रेन में स्थित है और ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पिलबारा ऑस्ट्रेलिया का लौह अयस्क उत्पादन करने के लिए प्रमुख क्षेत्र है। ऑप्शन जो कथन 1 है वो आपका सही है। और यहाँ पर दिया गया है कि क्रिवाय राग यूक्रेन में स्थित कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्रिवाय राग यूक्रेन में तो स्थित है, लेकिन ये कोयला नहीं बल्कि लौह उत्पादन करने वाला प्रमुख क्षेत्र है। तो कथन 2 आपका गलत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा केवल कथन 1, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें क्षेत्र और खनिज उत्पादन आपको दर्शाए गए हैं। वाइपा जो कि ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सैंडबरी कनाडा का क्षेत्र, ये निकेल उत्पादन के लिए। कटंगा पठार कांगो में है, ये आप जान लीजिए हीरा उत्पादन के लिए। और पेनांग मलेशिया में स्थित है, टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सही सुमेलन हो जाएगा 2 3 4 1। ऑप्शन देख लेते हैं 2 3 4 1 का। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है डोनेट्स और डोनबास यूक्रेन के कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। दूसरा कथन है अमेरिका की अथाबास्का झील यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आप जान लीजिए दोस्तों, डोनेट्स और डोनबास यूक्रेन में स्थित हैं और ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कथन 1 आपका सही हो जाएगा। और दूसरा कथन है कि अमेरिका की अथाबास्का झील, तो ये झील अथाबास्का अमेरिका की नहीं बल्कि कनाडा की है और ये यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कथन 2 आपका गलत है। तो केवल कथन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रलय मिसाइल के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प को चुनिए। पहला है कि यह एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा है यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। तीसरा है यह ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर द्वारा संचालित है। और चौथा है इसे मोबाइल रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। तो प्रलय मिसाइल के बारे में जो गलत कथन है वो ऑप्शन ए है, यह एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये गलत है दोस्तों। उड़ीसा तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ये 150 से 500 किलोमीटर के बीच मार करने वाली लघु दूरी की अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, जो पारंपरिक युद्ध शीर्ष वहन करने के लिए डिजाइन की गई है। तो ऑप्शन ए आपका गलत होगा, अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी वाघ शीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि इसका जलावतरण मझगांव डाक मुंबई में किया गया, बिल्कुल सही है। यह प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, सही है। और इसका निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया गया है, बिल्कुल सही है। तो इसमें दोस्तों तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत विकल्प को चुनिए। प्रश्न संख्या 7 में देखिए, देश में कार्बन तटस्थ कृषि प्रणाली की घोषणा करने वाला केरल पहला राज्य है, तो बिल्कुल सही है। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखने वाला मुंबई दक्षिण एशिया का पहला शहर है, सही है। और जयपुर स्थित अरावली जैव विविधता पार्क का पहला अन्य प्रभावी आधारित संरक्षण उपाय घोषित हुआ है, तो ये आपका सही नहीं है। और वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने की घोषणा की है, तो ये सही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कहा गया है कि गलत विकल्प को चुनिए, तो जयपुर के अरावली जैव विविधता पार्क का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित हुआ है, तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम हरियाणा में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क है, जयपुर नहीं बल्कि गुरुग्राम अरावली में स्थित गुरुग्राम हरियाणा में स्थित जो अरावली जैव विविधता पार्क है, इसको भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है। और यह उन क्षेत्रों के लिए जो है एक संरक्षण दर्जा है जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावी रूप से जैव विविधता यथास्थान संरक्षण में सफल रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करें। पहला है कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से देश की पहली कागज रहित विधान परिषद उत्तर प्रदेश की है। दूसरा है का भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से देश की पहली कागज रहित विधानसभा नागालैंड है। और दुबई विश्व की पहली कागज रहित सरकार बनी है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, इसमें सही कथन क्या होगा। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा NEVA डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत जो है संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से ये एप्लीकेशन लागू किया जा रहा है और इसके तहत देश की विधायिकाओं का डिजिटलीकरण करना है। हाल में बिहार विधानसभा ऐप का प्रयोग करके देश की पहली कागज रहित विधानसभा बनी है और नागालैंड देश की पहली कागज रहित विधानसभा है। तो राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन के माध्यम से देश की पहली कागज रहित विधान परिषद उत्तर प्रदेश की है, तो यही कथन ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। अन्य जो B, C और D हैं ये आपका सही है। तो सही उत्तर इसमें गलत विकल्प का चुनाव करने के लिए आपसे पूछा गया था, तो इसमें गलत विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में पाल पट्टी से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। पाल पट्टी के बारे में पूछा गया है कि पाल पट्टी से संबंधित सही कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कथन है पिंडारियों द्वारा वसूला जाने वाला कर, पिंडारियों द्वारा वसूला जाने वाला कर। और दूसरा है पेशवाओं द्वारा मराठा सरदारों को दी गई जागीर। तीसरा मराठा सरदारों द्वारा वसूल किया जाने वाला कर या ग्रामीण अधिकारी पटेल द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, स्थानीय कर। तो इसमें आप जान सकते हैं दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में पाल पट्टी से संबंधित सही कथन ये है पिंडारियों द्वारा वसूला जाने वाला कर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए कि पाल पट्टी पिंडारियों द्वारा वसूला जाने वाला जो है कर था। और आप जान लीजिए पिंडारी जो है ये खतरनाक लोग होते थे। दक्षिण भारत में मराठा शासन के दौरान पिंडारियों का प्रभुत्व अपने चरम पर था और मराठा शासकों को अपने सैन्य अभियानों में पिंडारियों से काफ़ी सहायता भी मिलती थी। पेशे से पिंडारी लुटेरे होते थे और ये पाल पट्टी नामक कर वसूलते थे और इसके बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में साथ जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला है अर्नीस नेस ने गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, सबसे पहले सही है।
ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने की थी, सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 2018 में पेरिस में हुआ था, सही नहीं है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका सही है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित लगभग 121 देशों का लक्षित एक समूह है। इसके 86 सदस्य देश और 106 सिग्नेटरी देश हैं। इस संगठन की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका पहला शिखर सम्मेलन 2018 में नई दिल्ली में हुआ था और इसका सचिवालय आप जानते हैं कि गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका गलत कथन है। अगला प्रश्न है, जैव संवर्धन या बायो रेमेडिएशन से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप देखिए। अन्य स्थान से सूक्ष्म जीवों को लाकर प्रदूषित स्थान पर उनकी संख्या बढ़ाना जो है ये जैव संवर्धन होता है। जैव विविधता संरक्षण और संवर्धन के लिए आप जान लीजिए दोस्तों कि ये स्व स्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधियों को अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करते हुए उत्तर का चयन करिए। पहला कथन है आपका कि स्व स्थानीय जैवोपचार तकनीक यानी इन सीटू के अंतर्गत बायो स्टिमुलेशन, जैव आवर्धन और बायो बेटिंग शामिल है। दूसरा कथन है कि बाह्य स्थानीय जैवोपचार यानी एक्स सीटू के अंतर्गत लैंड फार्मिंग, बायो पाइलिंग और बायो रिएक्टर शामिल हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइक MIKE क्या है? माइक क्या है? तो उत्तर है माइक का फुल फॉर्म अगर जो आप जानेंगे तो सही उत्तर आप इसका लगा लेंगे। माइक का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। तो हाथियों के अवैध शिकार का निगरानी कार्यक्रम है माइक और इसकी शुरुआत जो है माइक की दक्षिण एशिया में 2003 में हुई थी। भारत के प्रमुख माइक स्थलों में वो केरल का वायनाड, अरुणाचल प्रदेश का देमाली और चिरांग तथा रिपु शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये सुनिश्चित करना ईसीआई का संवैधानिक दायित्व है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त किसी मामले पर अलग अलग राय रहते हैं तो ऐसे मामले का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। तो बिल्कुल सही, दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। दूसरा है कि निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास व्यक्त किया। सत्य केवल वेदों में निहित है, इस धारणा का समर्थन किया और बाल विवाह तथा बहुविवाह का विरोध किया। तो उत्तर आप जान लीजिए कि इसने वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया था बल्कि निराकार ईश्वर की एकता, सत्य वेदों में निहित है और बाल विवाह और बहुविवाह का निषेध किया। तो 2, 3, 4 आपके सही हैं। इसमें ऑप्शन बी सही उत्तर है। आप जान लीजिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने ये विश्वास व्यक्त किया कि सत्य केवल वेदों में निहित है, छुआछूत जात व्यवस्था का विरोध किया, लेकिन इसने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमर बेल किसका उदाहरण है? तो आप जान लीजिए, अमर बेल परजीवी पौधे का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों, बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये फैक्ट है, बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ 1995 यानी 1995 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है, आपको बताना है। यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए दोस्तों। आप जान लीजिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा युग्म असत्य है। तो आप इसको देखकर ही बता सकते हैं। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, भाग 4 क में मूलभूत कर्तव्य हैं, भाग 9 में केंद्र शासित प्रदेश। तो ये आपका गलत है, क्योंकि भाग 9 में जो है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश नहीं, बल्कि भाग 9 में आप जानते हैं कि पंचायतों का वर्णन किया गया है।
अगला प्रश्न भी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है। भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 20 ये संविधान के संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 27 जो है किससे संबंधित है? तो आप जान लीजिए, भारतीय संविधान का भाग 27 अनुच्छेद 343 से 351 ये राजभाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और संसद की शक्ति संबंधी मत इसमें दिए गए हैं। तो आप देखिए, मिलान करिए। शंकरी प्रसादवाद, आप देखिए दोस्तों, शंकरी प्रसादवाद 1951 में संसद द्वारा किसी भी मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, ये निर्णय दिया गया था। गोलकनाथवाद 1967 में संसद किसी भी मूल अधिकार को न तो संक्षिप्त कर सकती है न ही समाप्त कर सकती है। तीसरा है कि केशवानंद भारतीवाद में संसद ऐसे मूल अधिकारों को नहीं हटा सकती जो बुनियादी ढांचे का भाग है। और मिनर्वा मिल्सवाद में ये कहा गया कि संसद की सीमित संशोधनकारी शक्ति संविधान की बुनियादी विशेषताओं में शामिल है। तो सीधे सीधे सुमेलित हैं 1, 2, 3, 4। तो आप देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत में एक समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था है। कारण है कि समाजवादी शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जो है समाजवादी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़े जाने से पहले भी संविधान में कुछ विशिष्ट नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाजवादी अवयव थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 2 राज्य सूची के तहत कौन कौन से विषय शामिल हैं? कारागार, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पुलिस और कृषि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी विषय 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केशवानंद भारती मामले के निष्कर्ष पर विचार कीजिए। पहला है, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया दोनों शामिल है। संसद की संविधान संशोधन करने की शक्तियां और विधायी शक्तियां भिन्न भिन्न हैं, ये सही नहीं है। और तीसरा है, इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचा या फंडामेंटल स्ट्रक्चर की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। तो 1 और 3 केशवानंद भारतीवाद में सही हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 का है। अगला प्रश्न दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के संबंध में सुमेलित करना है आपको। देखिए, लघुकरण क्या होता है? तो लघुकरण ये सजा की प्रकृति को बदलना होता है। परिहार सजा की अवधि को बदलना होता है। विराम में विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना। और प्रविलंबन किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया जो है प्रविलंबन कहलाती है। तो यहाँ पर 1, 2, 4, 3 ऑप्शन देखिए, 1, 2, 4, 3 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ और अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए स्टैंडर्ड यानी मानक प्रश्नों का संकलन। इसमें आपने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जो बहुत आसान प्रश्न नहीं कहे जा सकते हैं, और ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।